me, Hemant Batra, only on Sansad TV. क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वो देखना चाहता है कि मेरा एक एक वाक्य निशाने पर बैठा है या नहीं। वो मौन को सहन नहीं कर सकता। ऐसा कोई घातक शस्त्र नहीं जो उसकी शस्त्रशाला में ना हो। पर मौन वो मंत्र है जिसके आगे क्रोध की सारी शक्ति विफल हो जाती है। बिल्कुल सही। और मुंशी प्रेमचंद जी के ये विचार हर दौर में बिल्कुल प्रासंगिक रहेंगे। क्रोध या कहें गुस्सा जो करता है उसका खुद का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप अपने आसपास खुद के जीवन में या कहीं भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण याद करके देख लीजिए। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करके मौन को, अपनी समझदारी को अपनी ताकत बनाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। तो पराक्रम, आज भी हमारी शुरुआत एक पॉजिटिव न्यूज के साथ, और आज हम सेना का एक अलग रंग भी देखेंगे। हमारी सेना जिस पर हम सभी को बेहद गर्व है। सेना के जवान न सिर्फ सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तमाम प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर दूत भी बन जाते हैं। और अब सेना खुद पर फक्र करने का एक और कारण दे रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवान महिलाओं को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। यहाँ की महिलाओं की आंखों में आत्मनिर्भर होने के सपने तैरने लगे हैं और इन सपनों को हकीकत में बदलने में इन महिलाओं का साथ दे रही है हमारी सेना। अनंतनाग में भारतीय सेना महिलाओं के लिए कौशल कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें कश्मीर की महिलाओं को सशक्त बनाने की अनूठी पहल की गई है। अनंतनाग जिले के लारनू गांव के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली महिलाओं के लिए भारतीय सेना ने 45 दिनों का कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स का आयोजन किया है। इस पहल में फिलहाल 50 महिलाएं भाग ले रही हैं। इस कोर्स में हिस्सा लेने के बाद ये महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। बेसिकली लारनू, अगर आप एरिया की बात करें तो ये एक फारफ्लंग एरिया है जो कि एक रिमोट एरिया है। यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने हमें अप्रोच किया था कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि आपको पता है इंडियन आर्मी हमेशा पूरी वैली में प्रोग्राम तो करती रहती है, तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमने बेसिक कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स 45 डेज के लिए स्टार्ट किया। शुरुआत में यहाँ बहुत कम महिलाएं थी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रशिक्षण से और भी महिलाएं जुड़ रही हैं। अब हाल ये है कि लोग चाहते हैं कि ऐसे सेंटर लगभग सभी गांव में शुरू किए जाने चाहिए, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। जो इन्होंने हमारे लिए स्टेप उठाया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इन्हें सिखाया जा रहा है। मशीनें जो है फ्री मिल रही है इनकी तरफ से, स्केल वगैरह, बुक्स, पेन सब हमें इनकी तरफ से फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें कटिंग और टेलरिंग का काम सिखा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपना रोजगार चला सकते हैं अगर हम ये सीखेंगे। इस तरह से ट्रेनिंग लेने वाले महिलाओं के समूहों की संख्या का बढ़ना एक अच्छी पहल का संदेश दे रहा है। तो ये बदलते कश्मीर की नई और सकारात्मक तस्वीर है। और प्रीति, वाकई में हमारे देश के जो जवान हैं, हम देखते हैं कि वो सेना पर, भारतीय सीमा पर तो तैनात होते ही हैं, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में वो साथ होते हैं। फिर चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, और अब देखिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीरें हैं वो कई और लोगों को प्रेरणा देती हैं, और इसीलिए जो खबरें हैं वो यही है कि इस तरह के जो कैंप हैं उनमें अब महिलाओं की भागीदारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अलग अलग इलाकों में इस तरह के कैंप, इस तरह की ट्रेनिंग अब आयोजित की जा रही है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं हेलो इंडिया में और बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से व्यक्तिगत तौर पर जानकारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी होगी। इसके अलावा इसमें चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के संबंध में भी जानकारी होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को अपने आप को फिर से परिभाषित करने और भविष्य के लिए तैयार करने को कहा है। नई दिल्ली में CSIR के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने वैज्ञानिकों को किसानों की समस्याओं और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने साल 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है और बैंक इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को यह लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक बैंकों का साथ न मिले और कारोबारियों के साथ बेहतर समझ विकसित न हो। भारत जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। माई गोव इंडिया ने एक ट्वीट में कहा है कि 100 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए आम जनता से प्रतीक चिन्ह का डिजाइन आमंत्रित किया जाता है। ट्वीट में कहा गया है कि इस प्रतीक चिन्ह में भारत की 100 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि की झलक दिखनी चाहिए। इसके लिए प्रविष्टि 10 अक्टूबर तक भेजी जा सकती है। आपको बता दें कि विजेता को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अमेरिकी दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राउंड पर पहुंचे। वहां उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और नए संसद भवन का निर्माण कर रहे कारीगरों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक यहां मौजूद रहे। और आइए अब राज्यवार खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। जितिन प्रसाद सहित 7 नए चेहरे मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में राजभवन में शाम को नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब उत्तर प्रदेश सरकार में 60 मंत्री हैं, जिनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 27 राज्य मंत्री हैं। योगी सरकार की मंत्रिपरिषद का ये दूसरा विस्तार है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नई मंत्रिपरिषद में 15 कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ ली थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जोजिला और जेडमोड परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जोजिला सुरंग की राष्ट्रीय और सुरक्षा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जोजिला सुरंग की परियोजना 4,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले के वटरीना गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और राष्ट्रीय राइफल के संयुक्त दल ने वटरीना गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों का दल संदिग्ध स्थान की तरफ बढ़ा, तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों से गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास सुर्खियों की। जर्मनी में नए चांसलर के लिए मतदान संपन्न हुआ है। चुनाव का परिणाम अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। करीब 16 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद 67 वर्षीय चांसलर एंजेला मर्केल के उत्तराधिकारी के लिए यह चुनाव हो रहा है।
मध्य वाम मार्गी सोशल डेमोक्रेट्स मार्केल की पार्टी मध्य दक्षिणी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पर मामूली बढ़त बनाए हुए है। चुनाव मैदान में मार्केल के लंबे समय से सहयोगी रहे और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता आर्मिन लाशेट, सोशल डेमोक्रेट के नेता ऑल सोल्स और ग्रीन पार्टी की एनालेना बायरबाख हैं। चुनाव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे मुख्य रूप से उभर रहे हैं। बांग्लादेश के ढाका में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोल दी गई है। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी, संस्कृति राज्य मंत्री के.एम. खालिद और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने शिल्पकला अकादमी में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित विषयों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 16 दिसंबर को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। अमेरिका में सिएटल और शिकागो के बीच चलने वाली ट्रेन उत्तर मध्य मोंटाना में पटरी से उतर गई। अधिकारियों के मुताबिक इस दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। इस ट्रेन में 147 यात्री और क्रू के 13 सदस्य सवार थे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के पास एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी इस्लामी चरमपंथी गुट अल शबाब ने ली है। हमला राष्ट्रपति भवन के पास एक व्यस्त चौकी को निशाना बनाकर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमले में 7 कार और 3 ऑटो रिक्शा भी नष्ट हो गए हैं। और अब इन खबरों के बाद बात करते हैं आज के दिन की। तो पराक्रम, आज विश्व पर्यटन दिवस है और आजकल के समय में हम देखें तो व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा ही होता है। काम का प्रेशर, हर रोज की भागदौड़ के बीच एक अच्छा सा वेकेशन हमें रिजुविनेट करने के लिए बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल प्रीति, ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कई बार हम ऐसे एड्स भी देखते हैं कि हमें अपनों के करीब आने के लिए उनके साथ थोड़ा दूर जाना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जो अलग अलग जगहों की खूबसूरती और विरासत को जानने समझने का मौका दे। क्योंकि प्रीति, मुझे लगता है कि पर्यटन सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां ही नहीं भरता, बल्कि जो सकारात्मक परिवर्तन होता है वो भी हमें आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसीलिए पर्यटन दिवस का क्या कुछ महत्व है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन निभाता है। आज के समय में जहां हर देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आजकल लोगों के बीच ट्रैवलिंग का बहुत क्रेज है। माना ये जाता है कि हम जितने अलहदा लोगों से मिलते हैं, उतना ही सीखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरे देशों और शहरों की सभ्यता, भाषा और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। पर्यटन एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत रास्ता है। घूमना फिरना न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां लाता है, बल्कि यह किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आज के समय में जब हर देश की पहली जरूरत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, पर्यटन एक अच्छा विकल्प है। पर्यटन का महत्व और लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने का फैसला किया। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। तो पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस है, घूमना बहुत जरूरी होता है। और प्रीति, हम ये देख रहे हैं कि देखो अपना देश, ये पर्यटन मंत्रालय ने कार्यक्रम चलाया है जिसमें लोगों को उसमें मोटिवेट किया जाता है कि आप घरों से निकलिए और अपनों के साथ देखिए, घूमिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल,
और कोशिश करें कि अगर आप बहुत दूर नहीं भी घूमने जा रहे हैं तो एक कोशिश हो सकती है कि अपने शहर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जहां आप वेकेशन, एक छोटा सा वेकेशन या आउटिंग हम कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अपने देश, शहर, राज्य की जो बारीकियां हैं उनको देखिए, समझिए और ज़रूर एक छोटा वेकेशन प्लान। प्रीति, इसमें बहुत सारे इनोवेशन अब हो रहे हैं। मतलब मैंने कल ही कई न्यूज़ में पढ़ा था कि मुंबई से गोवा आप क्रूज से जो समुद्र का रास्ता है उससे आप जाइए और बहुत ही खूबसूरत मतलब वो जर्नी होती है। और एक बड़ी बात ये है कि जो बजट है वो भी एक नॉमिनल रखा गया है ताकि हर तरीके के लोग उसमें ट्रैवल कर सकें। एक तरह से विश्व पर्यटन दिवस के बहाने हमने घूमने फिरने और पर्यटन की बात की और कई लोगों के जहन में अब ये विचार जरूर कौन देगा। बिल्कुल। और हेलो इंडिया में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यूज यू कैन यूज में आज हम आपको बताएंगे देश भर में असंगठित कामगारों के लिए शुरू किए गए एक ऐसे प्रयास की जो कि ई श्रम पोर्टल है। इस पर पंजीकरण संख्या तेजी से बढ़ रही है। लगातार लोग इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 25 दिनों के भीतर ही 1 करोड़ से ज्यादा कामगारों ने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रीति, ये सब क्यों है? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके बारे में हम जरूर विस्तार से जानकारी देंगे और आप भी जरूर ये समझना, जानना चाहेंगे कि जो भारत सरकार है उसकी स्कीम ई श्रम क्या है और पात्र इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। तो जानिए इस खबर के जरिए। भारत सरकार की तरफ से श्रमिक वर्गों के लिए ई श्रम कार्ड नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए देश से सभी श्रमिक वर्गों का डाटा सरकार के पास जमा किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का फायदा मिल सके। आइए आपको बताते हैं कैसे लें आप ई श्रम योजना का फायदा। भारत सरकार की तरफ से श्रमिक वर्गों के लिए ई श्रम कार्ड नाम से लॉन्च हुए पोर्टल का मकसद देश के असंगठित श्रमिक वर्ग का डाटा जमा करना है, जिससे सरकार की सभी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचाया जा सके। आइए देखते हैं कि कैसे ई श्रम योजना काम करती है। सबसे पहले इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित व्यक्ति को सरकार की तरफ से एक कार्ड मिलेगा, जिसे ई श्रम कार्ड कहते हैं। ये कार्ड पहचान पत्र का काम करता है। सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इस योजना का फायदा सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिले। ई श्रम कार्ड के जरिए श्रमिक वर्ग को कई लाभ मिलेंगे, जैसे साल भर के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ, PMSBY के जरिए आकस्मिक बीमा कवरेज, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा लाभ भी ई श्रम पोर्टल के जरिए वितरित किए जाएंगे। ई श्रम कार्ड के लिए छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, बढ़ई, रेशम उत्पादक, नमक मजदूर, टेंडरी वर्कर्स, फसल ईंट भट्टा श्रमिक, मछुआरे, पशुपालन मजदूर, रोलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, भवन निर्माण, चमड़ा, घरेलू मजदूर, नाइयों, सब्जी, फल और समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, घर की नौकरानी, प्रवासी मजदूर, मनरेगा और आशा कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड के लिए 2 प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। पहला ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए और दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर। इस कार्ड के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं है। और आइए अब बात करते हैं आपकी हमारी सेहत की, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत होती है और आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही आनंद से हम जीवन भी जी पाएंगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। तो आज क्या खास है हमारे सेहत के सेगमेंट में पराक्रम? प्रीति, आज के सेहत की बात करें तो योग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और आज जो भारत का योग है उसको पूरी दुनिया अपना रही है। न सिर्फ अपना रही है बल्कि उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आज ये हम आपको बताएंगे कि योग तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें कपालभाति प्राणायाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसके क्या कुछ फायदे हैं और उसको करने का तरीका क्या कुछ है। प्रीति, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। कपालभाति के लिए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए
पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचें। 20 आवृत्तियां कर जाएं। और विश्राम करें। कपालभाति आपकी पेट की मांसपेशियों को सशक्त करता है। जिन्हें हर्निया की समस्या हो या उच्च रक्तचाप की समस्या हो, हृदय रोग से पीड़ित हो, वे इस अभ्यास को ना करें। और आइए आपको अब बताते हैं सनसेट टीवी पर दिन भर आप किन खास कार्यक्रमों को देख सकते हैं। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल। शाम 7 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। 7:30 बजे देखिए सनसेट टीवी पर खास पेशकश आवाज देश की। और रात 8 बजे देखिए आज की खबर। रात 8:30 बजे देखिए डिफेंडर। रात 9 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम अभिव्यक्ति। और रात 9:30 बजे देखिए सनसेट टीवी की खास पेशकश पर्सपेक्टिव। तो इन तमाम खास कार्यक्रमों के लिए आप जुड़े रहिए सनसेट टीवी के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे इतिहास के बारे में। Legislative matters of states, critical issues, state assemblies discuss and debate, significant legislations cleared by state legislatures. What is the relevance and the impact on people? Watch the assembly debates on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 27 सितंबर का नाम किन खास घटनाओं की यादों के तौर पर दर्ज है। वर्ष 1998 में आज ही के दिन पीएचडी के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने एक बहुत बड़े बाजार के सपने को साकार करने के लिए इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना की। वे दोनों अक्सर ही गूगल गाइज के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्तमान में गूगल के बिना इंटरनेट की कल्पना करना बेहद मुश्किल हो गया है। आज ही के दिन वर्ष 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। पेशे से वकील मिहिर सेन को वकालत करने के दौरान ही इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा और अंततः उन्होंने 27 सितंबर 1958 को इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने के अपने जुनून को पूरा किया। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर को वर्ष 1959 में पद्मश्री और वर्ष 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। आज ही के दिन 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बर्लिन में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सहयोगी बनने के रूप में धुरी शक्तियों का गठन किया गया। 3 देशों वाली ये तिकड़ी हिटलर समर्थक देशों वाली धुरी शक्तियां कहलाई। इस धुरी का लक्ष्य था यूरोप और एशिया में अपने वर्चस्व को पहले से और अधिक शक्तिशाली बनाना। और 27 सितंबर के इतिहास के बाद आगे बढ़ते हैं प्रीति, और हम व्यूअर्स को बताते हैं आज का जो हमारा फाइनेंस ज्ञान है। और उसमें प्रीति व्यूअर्स को तो हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि अलग अलग करेंसीज ट्रेंड में है। जैसे प्लास्टिक मनी की बात हम कर लें, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है आपने? क्रिप्टो करेंसी क्या है? पराक्रम, जैसा आपने भी कहा कि आजकल हम खबरों में, चर्चा में बहुत सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। जैसे खासतौर से हमने बिटकॉइन के बारे में काफी कुछ सुना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दरअसल जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी बात करें तो ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन किया जाता है, और तमाम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है।
तो आइए आज के फाइनेंस ज्ञान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन एक वन ऑफ दी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी यदि थ्रू आउट वर्ल्ड हम देखें तो मोर देन 10,000 करेंसीज हैं। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन अप्रैल 2021 के अंदर 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो गई थी सारी करेंसीज को। और बिटकॉइन नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है जो मोस्ट पॉपुलर है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम में हम देखें तो 730 यूएस बिलियन डॉलर है। और ये एक डिजिटल तरीके से पेमेंट होता है। ये इंडिया के अंदर अभी इसकी लीगल स्टेटस न तो ये हम कह सकते हैं बैन है, न ये कह सकते हैं गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि क्रिप्टो करेंसी में वक्त काम किया जा सकता है, जबकि आरबीआई ने कोई रूल्स रेगुलेशंस इसमें नहीं बनाए हैं। तो जब तक कि रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने तब तक एडवाइजेबल है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक शक के दायरे से देखा जाता है। इसके अंदर यार एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, इन्वेस्टमेंट भी है। और बिटकॉइन की जो इन्वेस्टमेंट है ये 4-5 साल में कई टाइम बढ़ गई है। 3,000 डॉलर यूएस डॉलर का रेट होता था जो आज 35,000 यूएस डॉलर है और एट वन टाइम मोर देन 50,000 यूएस डॉलर वैल्यू हो गई थी। इसकी जो टेक्नोलॉजी है अकाउंटिंग रखने की वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि बड़ी सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है। इसकी वजह से बिटकॉइन फेमस भी है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर्ड है और लोगों को लगता है कि ये करेंसी भी है तो भी इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी क्योंकि इसको फ्यूचर करेंसी की तरह से देखा जा रहा है। तो और सिक्योर्ड भी है और इजी टू पे, इजी टू ट्रांजैक्ट और कितनी भी अमाउंट में इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब हम सभी ने जाना, लेकिन यहाँ पर हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी फिलहाल भारत में प्रतिबंधित है। इसे यदि वैलिड करना है तो इस पर अभी जो वित्त मंत्रालय है वो विचार करेगा। और प्रीति अब आगे बढ़ते हैं, तो आज के कलाकार में कौन है खास? आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इजाजत भी ले रहे हैं पराक्रम अपने दर्शकों से, और जाते जाते हम संगीत का जो रंग है वो घोलते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज के कलाकार सितार वादक अग्नि वर्मा का जो सितार है, जो इसकी धुन है, हम जानते हैं हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो कितना समृद्ध है। तो जाते जाते सितार वादक अग्नि वर्मा की ये पेशकश। और प्रीति और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।